हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है कैल्विन कॉमर्स में। हमारा जो टॉपिक चल रहा है इस वक्त वो है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। ऑलरेडी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप आप सबने वो वीडियो देख ली हो। अगर नहीं देखी है तो पहले वो वीडियो जरूर देखिए, उसके बाद आज की वीडियो। आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो है असर्शन रीजन बेस्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। इसके बाद हम बात करेंगे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस की। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, असर्शन रीजन बेस्ड एमसीक्यूज। आपके पास दो स्टेटमेंट है, एक असर्शन और एक रीजन। चेक करते हैं इसमें से कौन सी स्टेटमेंट ठीक है और कौन सी गलत। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, ये एक अकाउंट है, इज रिक्वायर्ड फॉर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर और ओमिशन। बच्चों गलतियां सबसे होती है, अकाउंटेंट से भी होती है, लेकिन अगर गलती हुई है तो उसको ठीक भी करना पड़ेगा, उनको रेक्टिफाई करना पड़ेगा। गलतियां अलग अलग तरह की हो सकती हैं, जैसे कि ओमिशन है, एरर और ओमिशन, इनको हमें रेक्टिफाई करना पड़ता है। और इसकी रेक्टिफिकेशन के लिए हमें एक अकाउंट बनाना पड़ता है और उस अकाउंट को बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। तो ये एकदम सही बात है, स्टेटमेंट एकदम सही है बच्चों ये वाली। हम अपनी गलतियों को ठीक करने के लिए एक अकाउंट बनाते हैं जिसे बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। लेकिन ये अकाउंट बनता कब है? लेट सपोज ये हमारा एक अकाउंटिंग ईयर है, पूरे साल भर में हमने बहुत सारी ट्रांजैक्शन करी होंगी और साल के एंड पर हमने बनाया होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, हमने बनाई होगी बैलेंस शीट। और फिर हमारा नेक्स्ट ईयर स्टार्ट हो गया होगा। नेक्स्ट ईयर स्टार्ट होने के बाद या प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बनाने के बाद हमें पता लगता है कि यार हमसे कोई गलती हो गई, हमने इस साल की जो कैलकुलेशंस है, इस साल की जो अकाउंटिंग है उसमें कुछ गलती कर दी। ध्यान से सुनिएगा, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बनाने के बाद हमको अपनी गलती का पता लगता है। तो ऐसे में आफ्टर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट हमें अगर अपनी गलती का पता लगता है तो उस गलतियों को ठीक करने के लिए हमें एक अकाउंट बनाना पड़ता है जिसे हम बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। लेकिन अगर ये गलती हमें पहले ही पता लग जाती, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या बैलेंस शीट बनाने से पहले ही पता लग जाती, तो फिर हमें इन गलतियों को ठीक करने के लिए पीनल एडजस्टमेंट अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं होती। ये तब बनता है जब हमारे फाइनेंशियल ईयर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंप्लीट हो जाती है और उसके बाद हमें अपनी गलती का पता लगता है। ठीक है जी, अगर पहले पता लग जाता तो फिर हमें पीनल एडजस्टमेंट अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। देखिए क्या लिखा है आगे, दिस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टू रेक्टिफाई दोज एरर्स और ओमिशन विच आर while preparing the final account and found after, ध्यान से देखिए भाई, found after distribution of profit among the partner। मतलब पूरे साल का जो प्रॉफिट था मैंने पार्टनर को बांट दिया। कहने का सेंस यही है कि मैंने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को कंप्लीट कर दिया, मेरा साल खत्म हुआ, मैंने प्रॉफिट निकाला, मैंने अपने प्रॉफिट को पार्टनर से बांट दिया, मतलब मैं पीनल अकाउंट बना चुका हूं, मैं पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना चुका हूं, मैं बैलेंस शीट बना चुका हूं। इसके बाद मुझे अपनी गलती पता लगी और अब इस गलती को मुझे ठीक करना है। ये गलती कब पता लगी? आफ्टर। ठीक है जी, तो अब इन गलतियों को ठीक करने के लिए हमें पीनल एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना पड़ता है। तो दोनों ही स्टेटमेंट एकदम ठीक है। तो बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड द आर इज अ करेक्ट रीजन। तो ऑप्शन होगा आपका ए। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू द पार्टनर इज पेबल ओनली आउट ऑफ प्रॉफिट्स। क्या कहना चाहता है ये? बच्चों अगर डीड में लिखा है, सबसे पहली बात तो डीड में लिखा होना जरूरी है। अगर डीड में कुछ नहीं लिखा तो फिर मैं सारे काम किसके अकॉर्डिंग करता हूं? एक्ट के अकॉर्डिंग। चलिए इसके ऊपर छोटा सा नोट में बना देता हूं। हमारी जो अकाउंटिंग है या तो वो डीड के अकॉर्डिंग होगी, पार्टनरशिप डीड या पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग। अगर आपके पास डीड है तो सारे काम मैं डीड के अकॉर्डिंग करूंगा, लेकिन अगर डीड नहीं है तो फिर मैं एक्ट के अकॉर्डिंग काम करता हूं। पार्टनरशिप एक्ट कहता है कि भैया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना, नॉट अलाउड, नॉट अलाउड। तो फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कब देना होगा? जब डीड कहेगी। लेट सपोज डीड ने अलाउ कर दिया तो क्या मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे सकता हूं? बिल्कुल दे सकता हूं। लेकिन बच्चों डीड भी अलाउ करती है, लेकिन एक कंडीशन के साथ।
only in case of profit in current financial year. डीड कहती है कि भाई आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे सकते हो, लेकिन एक कंडीशन है, अगर हमारा प्रॉफिट होगा तभी देना है, अदरवाइज आपको नहीं देना। अगर प्रॉफिट कम है तो फिर कम दोगे, प्रॉफिट ज्यादा है तो जो भी कैलकुलेशन करके आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो दोगे। लेकिन अगर प्रॉफिट है ही नहीं, फर्म को लॉस चल रहा है, तो फिर डीड कहती है ना आप पार्टनर को सैलरी दोगे, ना आप पार्टनर को कमीशन दोगे, ना आप पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोगे। पिछले सालों में क्या कमाया उससे फर्क नहीं पड़ता। आपने अगर इस साल प्रॉफिट कमाया है तो फिर आप इस साल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे सकते हो। आपने इस साल अगर प्रॉफिट कमाया है, सफिशिएंट प्रॉफिट कमाया है, तो आप अपने पार्टनर को सैलरी भी दे सकते हो, कमीशन भी दे सकते हो। लेकिन अगर आपने इस साल प्रॉफिट नहीं कमाया, आपकी फर्म इस साल अगर लॉस में है, तो फिर आप अपने पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दे सकते। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू द पार्टनर इज पेबल ओनली आउट ऑफ प्रॉफिट। सही बात है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट विच इज रिक्वायर्ड टू बी प्रोवाइडेड इर्रिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट और लॉस। अपनी ही बात को काट रही है ये स्टेटमेंट, कॉन्ट्राडिक्ट स्टेटमेंट है दोनों। देखो क्या कह रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, इतना तो ठीक था। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बच्चों एक एप्रोप्रिएशन का पार्ट होता है। एप्रोप्रिएशन में आपकी सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग और शेयर ऑफ प्रॉफिट, ये 5 चीजें आपकी एप्रोप्रिएशन में जाती है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ पार्ट ऑफ एप्रोप्रिएशन, इतना ठीक का। विच इज रिक्वायर्ड टू बी प्रोवाइड, विच इज रिक्वायर्ड टू बी पेबल इर्रिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट लॉस। ये कह रहा है चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो आपको देना पड़ेगा। ये कह रहा है आपको चाहे प्रॉफिट हो, फर्म को चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, दोनों ही सूरतों में आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ेगा। गलत कह रहा है, प्रॉफिट होगा तो देंगे, लॉस होगा तो नहीं देंगे। ठीक है जी। तो यहां पर इसने लॉस को भी कवर करने की बात करी जो कि अलाउड नहीं है, तो ये रीजन वाली स्टेटमेंट गलत है बच्चों। आप केवल कब दोगे, ओनली इन केस ऑफ प्रॉफिट इन द करंट फाइनेंशियल ईयर, अदरवाइज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल नॉट बी अलाउड। एक्ट तो पहले ही मना करता है, डीड भी मना कर देगी। तो देखिए भाई, असर्शन ए इज फॉल्स, बच्चों ए तो ठीक है और रीजन फॉल्स है, तो ऑप्शन होना चाहिए आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, इट इज कंसिडर डिजायरेबल टू हैव पार्टनरशिप एग्रीमेंट इन राइटिंग। बच्चों पार्टनरशिप एक्ट के ऊपर बात करते हैं पहले। पार्टनरशिप एक्ट जो है वो आपको 2 ऑप्शन देता है, आपको रिटर्न में करना है आप रिटर्न में करो, आपको ओरल एग्रीमेंट करना है ओरल कर लो, आपकी मर्जी। पार्टनरशिप एक्ट ने आपके ऊपर छोड़ दिया कि जो आपका मन करे आप करो। कंपलसरी नहीं है कि आप रिटर्न में ही बनाओ, लेकिन फिर भी चाहे पार्टनरशिप एक्ट हो या कोई और हो, हर कोई आपको यही एडवाइस करेगा कि अगर आप किसी के साथ बिजनेस कर रहे हो तो जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है, जो भी एग्रीमेंट है, वो रिटर्न में हो तो बेस्ट है, नहीं तो बाद में आपको पछताना पड़ सकता है। तो क्या डिजायरेबल है, डिजायरेबल मतलब क्या होना चाहिए, एडवाइस की बात कर रहा है, कंपलसरी की बात नहीं कर रहा। क्या होना चाहिए, रिटर्न में होना चाहिए। पार्टनरशिप, इट इज कंसिडर्ड डिजायरेबल टू हैव अ पार्टनरशिप एग्रीमेंट। एक जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट है वो राइटिंग में होना चाहिए। सही बात है। यहां पे कई बच्चे गलत आंसर कर देते हैं, उन्हें लगता है कि कंपलसरी की पूछ रहा है, मैंडेटरी की पूछ रहा है। मैंडेटरी का ऑप्शन नहीं है यहाँ पे, मैंडेटरी की बात नहीं हो रही, डिजायरेबल की बात हो रही है। नेक्स्ट, इट हेल्पिंग इन सेटलिंग एनी डिस्प्यूट with regards to the terms of the partnership and act as an evidence in the court of law। कल को अगर आपके पार्टनर के साथ कोई डिस्प्यूट हो जाता है टर्म्स एंड कंडीशन को लेकर, तो आपके पास एक रिटन डॉक्यूमेंट होगा, एक एविडेंस होगा, जिसे आप कोर्ट में दिखाकर प्रूव कर सकते हो कि क्या तय हुआ था। ठीक है जी। तो आपको अगर किसी भी फ्रॉड से बचना है, किसी भी डिस्प्यूट से बचना है, तो आपको रिटर्न एग्रीमेंट करना ही चाहिए। तो क्या डिजायरेबल है, रिटर्न एग्रीमेंट डिजायरेबल है, यस। क्यों डिजायरेबल है, बिकॉज इट इज ट्रीटेड एज एन एविडेंस
इन द कोर्ट, आपको डिस्प्यूट से बचा सकता है ये। तो दोनों ही ऑप्शन ठीक है, बोथ assertion एंड रीजन आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट रीजन एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो हर कोई आपको यही एडवाइस करेगा कि रिटर्न में एग्रीमेंट कीजिए ताकि फ्यूचर में होने वाले डिस्प्यूट से बचा जा सके। क्वेश्चन नंबर 4, assertion अंडर फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था जिसमें मैंने आपको एमसीक्यू करवाए थे। अगर आपने वो वीडियो देखी है तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान है, आप खुद ही कर लोगे। लेकिन जिसने वीडियो नहीं देखी है फिर भी उसके लिए थोड़ा बहुत करवा रहा हूँ। लेकिन मैं भी आपके लिए ये एडवाइस करूंगा कि पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की वाली वीडियो देखिएगा जिसमें मैंने आपको 30 क्वेश्चन करवाए हैं, ठीक है जी। उसको देखिए, उसके बाद असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन कीजिए। देखिए भाई, कैपिटल अकाउंट को बनाने के दो मेथड होते हैं। एक होता है आपका फिक्स कैपिटल मेथड और एक होता है आपका फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। ठीक है जी, दो मेथड है। फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड में आपके पास पार्टनर्स के दो अकाउंट होते हैं, एक कैपिटल अकाउंट और एक पार्टनर्स का करंट अकाउंट। लेकिन फ्लक्चुएटिंग में आपके पास केवल एक ही अकाउंट होगा, कैपिटल अकाउंट। तो इसमें क्या होता है, पार्टनर से रिलेटेड सारी की सारी ट्रांजैक्शन, चाहे वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो, पार्टनर की सैलरी हो, पार्टनर का कमीशन हो, शेयर ऑफ प्रॉफिट हो या शेयर ऑफ लॉस हो, कोई भी पार्टनर से रिलेटेड ट्रांजैक्शन आपकी कैपिटल अकाउंट में ही जाएगी। लेकिन अगर बात करें यहां पर, तो यहां पे दो अकाउंट है पार्टनर्स के, इसमें केवल दो ट्रांजैक्शन जाती हैं, एक एडिशनल कैपिटल और विदड्रॉ ऑफ कैपिटल की। बाकी सारी की सारी ट्रांजैक्शन जो पार्टनर से रिलेटेड हैं वो आपकी करंट अकाउंट में जाएंगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, पार्टनर सैलरी, पार्टनर कमीशन, शेयर ऑफ प्रॉफिट, शेयर ऑफ लॉस, ड्राइंग, सारी की सारी ट्रांजैक्शन करंट अकाउंट में जाएंगी। ठीक है जी, देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। अंडर फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड, इसकी बात कर रहा है। कैपिटल अकाउंट ऑफ अ पार्टनर डज नॉट शो अ डेबिट बैलेंस। याद रखिएगा बच्चों, जब हम फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड फॉलो करते हैं तो पार्टनर्स का जो कैपिटल अकाउंट है वो क्रेडिट बैलेंस होता है, करंट अकाउंट डेबिट और क्रेडिट कुछ भी हो सकता है। और अगर फ्लक्चुएटिंग की बात करें तो यहां पे भी डेबिट और क्रेडिट कुछ भी हो सकता है। फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड में पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट हमेशा क्रेडिट बैलेंस ही मिलेगा। ठीक है जी, क्योंकि जितने भी डेबिट इफेक्ट्स हैं, जितने भी पार्टनर की ट्रांजैक्शन के डेबिट इफेक्ट्स हैं वो यहां आ जाते हैं, इसीलिए ये कभी डेबिट नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, तो इतनी स्टेटमेंट इसने ठीक बोली है। कैपिटल अकाउंट ऑफ अ पार्टनर डज नॉट शो अ डेबिट बैलेंस बिकॉज इट ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस इन स्पाइट ऑफ रेगुलर एंड कंसिस्टेंट लॉस ईयर आफ्टर ईयर। चाहे साल दर साल नुकसान होता रहे फर्म को, कितना ही नुकसान हो जाए, लेकिन फिर भी मेरी कैपिटल जो है वो डेबिट में नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि जितने भी डेबिट इफेक्ट्स हैं वो पार्टनर्स के करंट अकाउंट में चले जाएंगे और मेरा करंट अकाउंट का बैलेंस डेबिट आ जाएगा, लेकिन कैपिटल अकाउंट का बैलेंस डेबिट नहीं आएगा। तो ये स्टेटमेंट बच्चों ठीक है। ऑल ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू द लॉस और प्रॉफिट, ड्रॉइंग, सैलरी आर शोन in the current account and not in the capital account in case of fixed capital account method. Fixed capital account method में interest on drawing, interest on capital, partner salary, partner commission और share of profit या share of loss, सारी की सारी ट्रांजेक्शन करंट अकाउंट में जाती हैं। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये भी। तो फिर कैपिटल अकाउंट में कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं जाती? जाती है बच्चों। दो स्टेटमेंट ऐसी हैं, दो ट्रांजेक्शन ऐसी हैं जो आपकी कैपिटल अकाउंट में जाएगी। कौन कौन सी? एडिशनल कैपिटल और विड्रॉ ऑफ कैपिटल। तो फिलहाल के लिए जो जो यहां पे नाम लिखे थे वो सारे के सारे सही लिखे थे, तो ये स्टेटमेंट भी आपकी ठीक है। तो बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड द आर इज द करेक्ट रीजन ऑफ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आपका आंसर होना चाहिए, आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 5, असर्शन सैलरी पेड टू अ पार्टनर इज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नहीं बच्चों, पार्टनर से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शन है जैसे कि सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, शेयर ऑफ प्रॉफिट, शेयर ऑफ लॉस,
ये सारी की सारी ट्रांजैक्शन एप्रोप्रिएशन का पार्ट होती हैं। दे ऑल आर ट्रीटेड एज अ एप्रोप्रिएशन। तो ये कहाँ जाएंगी? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो सैलरी पेड टू द पार्टनर, ये बच्चों कहां जाएगा? ये जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। और इसने क्या बोला? इसने बोला जी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसलिए इसकी स्टेटमेंट ये हो गई गलत। सैलरी पेड टू अ पार्टनर इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। हाँ जी, ये स्टेटमेंट ठीक है। हमारा जो सैलरी पेड टू अ पार्टनर है वो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है, इसीलिए ये कहां जाना चाहिए? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाना चाहिए। तो ये तो स्टेटमेंट ठीक है, लेकिन असर्शन वाली गलत है। तो असर्शन इज फॉल्स बट द रीजन इज ट्रू। ऑप्शन आपका सी। तो इस तरीके से आपके असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक हम जो शुरू कर रहे हैं वो है केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।